नमस्कार, मैं डॉक्टर इतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा मुर्दहिया। अब तक हमने उसकी भूमिका और पहले अध्याय को पढ़ा है। अब तक की कथा में तुलसी राम के बचपन में बीमार होने से लेकर उनके परिवार में कौन कौन से लोग थे, उसके पारिवारिक संस्कार क्या थे, मुर्दहिया के आसपास का लोक जीवन कैसा था, तक की कथा हमने पढ़ी। और अब हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन। तो शुरू करते हैं। स्कूल ले जाने से पहले पिताजी गांव के अमिका पांडे के पास साइत यानी शुभ दिन का मुहूर्त पूछने गए। अमिका पांडे शादी विवाह से लेकर फसल बोने तथा काटने तक की साइत बताने के लिए मशहूर थे। उनकी इस विद्या का रहस्य यह था कि उनके पास एक फीट लंबी और उसकी आधी चौड़ाई वाली एक पुस्तिका होती थी जिसे वे पतरा कहते थे। इसे वे एक लाल कपड़े में बांधकर बड़े जतन से रखते थे तथा किसी को छूने नहीं देते थे, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं। इसलिए वह अत्यंत रहस्यमयी बना रहता था। गांव के दलितों के बीच यह मान्यता थी कि अमिका पांडे का पतरा सीधे आसमानी देवलोक से ब्रह्मा जी ने गिराया है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का दिन भी अमिका पांडे ही बताते थे। जाहिर है ये ग्रहण उनके द्वारा बताए गए दिन को ही लगते थे, जिसे दलित पांडे का एक अजूबा चमत्कार समझते थे। साइत बताने के लिए अमिका पांडे उस पत्रा का कोई भी पन्ना खोलकर आंख मूंद कर अपनी तर्जनी उंगली उस पर इधर उधर फेरते और किसी एक स्थल पर रोककर उंगली के नीचे अंकित दिन को साइत निर्धारित कर देते थे। यह सब देखकर दलितों के बीच यह भी अटूट विश्वास था कि अमिका पांडे के उसी पत्रे में सारे वेद पुराण छिपे हुए थे। इन सारे चमत्कारों की हकीकत यह थी कि उनका वह रहस्यमयी पत्रा एक छपा हुआ पंचांग था जो वाराणसी से हर साल प्रकाशित होता था। इसी हिंदू पंचांग में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा सभी त्योहार आदि का दिन छपा हुआ रहता था। अमिका पांडे ने अपने इसी चमत्कार से मेरे स्कूल जाने का दिन मंगलवार तय किया। हिंदू रीति से आषाढ़ का महीना था। स्कूल जाने का वह पहला दिन मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि पिताजी मुझे अपने कंधों पर बैठाकर स्कूल ले गए थे। उसी पूर्वोक्त शिव मंदिर के पास स्थित स्कूल का नाम था प्राइमरी पाठशाला शेरपुर कुटी। मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर दूर इस स्कूल से लगभग 1 फरलांग पहले एक नाला पड़ता था, जिसमें बरसात के दिनों में अक्सर बाढ़ आ जाती थी, जिसके कारण छात्रों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। मेरे पिताजी बड़े उदार किस्म के व्यक्ति थे, इसलिए वे हर बरसात में जब भी बाढ़ आने पर मुझे स्कूल ले जाते, उस नाले के पास खड़े दर्जनों बच्चों को भी वे अपने कंधों पर बारी बारी से बैठाकर नाला पार कराते थे। उनके इस चरित्र ने उन्हें उस प्राइमरी पाठशाला में बहुत लोकप्रिय बना दिया था। इतना ही नहीं, उस स्कूल के 5 अध्यापकों में से 3 नाले के इस पार 6-7 किलोमीटर दूर स्थित विभिन्न गांवों से आते थे। उन्हें भी कभी कभी सीने के बराबर तक पानी भर जाने पर बच्चों की ही तरह अपने कंधों पर बैठाकर नाला पार कराते थे। विशेष रूप से शाम के समय बाढ़ आने पर अनेक बच्चे और तीनों अध्यापक नाले के पार इंतजार करते रहते थे, यह सोचकर कि मेरे पिताजी अवश्य आएंगे, और ऐसा ही होता था। बहुत से छात्र स्कूल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर उस नाले पर बने एक पुल से दूर दूर स्थित गांव में चले जाते थे। इस प्रक्रिया में जब मैं पहले दिन स्कूल पहुंचा तो नाम लिखते हुए अध्यापक मुंशी रामसूरत लाल ने पिताजी से पूछा, यह कब पैदा हुआ था? जवाब मिला, 4-5 साल पहले बरसात में। मुंशी जी ने तुरंत बरसात का मतलब 1 जुलाई 1949 समझा और यही दिन हमेशा के लिए मेरे जन्म से जुड़ गया। चूँकि उस जमाने में दलितों के बीच निरक्षरता के चलते बच्चों के जन्मदिन का लेखा जोखा या कुंडली आदि का कोई प्रचलन नहीं था, इसलिए लगभग सभी माँ बाप ऋतुओं से ही अपने बच्चों के जन्मदिन को जोड़ देते थे।
यही कारण था कि उस समय के अध्यापक बरसात बताने पर हर का जन्मदिन 1 जुलाई, जाड़ा बताने पर 1 जनवरी और गर्मी बताने पर 1 मार्च लिख देते थे। यही फार्मूला भारत के अनेक गांवों में आज भी प्रचलित है। परिणाम स्वरूप नौकरी पेशे वाले अधिकतर दलित इन्हीं तारीखों पर रिटायर हो जाते हैं। उन दिनों स्कूल खुलने के पहले ही दिन सारे नए बच्चों के नाम लिखे जाने का प्रचलन था। हमारी पहली कक्षा में कुल 43 विद्यार्थी थे, जिनमें 3 लड़कियां थीं। रोल नंबर के हिसाब से कक्षा में टाट पर बैठाया जाता था। पहली पंक्ति रोल नंबर 1 से शुरू होकर 13 पर समाप्त हो गई। शेष 2 पंक्तियों में इसी क्रम में 15-15 बच्चे बैठते थे। मेरा नाम और स्थान पहली कतार में रोल नंबर 5 के साथ होता था। इन 13 बच्चों में मेरे अलावा चिखुरी, रमझू, बाबूराम, यदुनाथ, मुल्कू, रामकेर, दलसिंगार, जग्गन, रामनाथ, बिरजू, बाबूलाल तथा मेवा थे। शीघ्र ही इस 13 का रहस्य उजागर हो गया। हम सभी दलित थे। मुंशी जी की उपस्थिति में हमें कोई अन्य बच्चा नहीं छूता था। ऐसे ही वातावरण में शुरू हुई मेरी शिक्षा। पहले दिन कक्षा में मुंशी जी ने सिखाया कि जब हाजिरी के लिए नाम पुकारा जाए तो उठकर खड़ा हो जाना और बोलना कि उपस्थित मुंशी जी। इसके बाद दूसरा पाठ पढ़ाया गया कि पेशाब लगने पर खड़ा होकर दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली दिखाना। शुरू में अधिकतर बच्चे उपस्थित शब्द उच्चारण नहीं कर पाते थे, जिस पर मुंशी जी अविलंब गालियों की बौछार कर देते थे। विशेषकर दलित बच्चों को वे चमरकीट कहते अपना गुस्सा प्रकट करते। वे छोटी छोटी गलती पर बच्चों से ही अरहर के बड़े बड़े डंठल तुड़वा कर मंगाते और उसी से उनकी हथेली पर जोर जोर से मारते तथा साथ में गालियां भी देते जाते। इस तरह पहली ही कक्षा में मुंशी जी का आतंक बच्चों पर छा गया। उस समय प्राइमरी स्कूल में कागज पर लिखने का चलन नहीं के बराबर था। सिर्फ कक्षा 5 में कागज पर कुछ कुछ पढ़ाई लिखाई शुरू की जाती थी। बाकी सारी लिखाई पढ़ाई हर छात्र लकड़ी की पटरी पर करता था। करीब 15 इंच लंबी और 9 इंच चौड़ी पटरी को गांव के लोहार ही वसूले से गढ़कर और रंदा से रगड़कर चिकना बना देते थे। किंतु उस पर लिखने लायक बनाने के लिए छात्र रोज पुचारा से रंगकर पटरी को धूप में सुखाते थे, जिसके बाद चुल्ला से रगड़कर खूब चमकाया जाता। इसके बाद उस पर दुधिया के घोल से नरकट की बनी कलम के द्वारा लिखा जाता। काला पुचारा बनाने की विधि बड़ी विचित्र होती थी। हर छात्र द्वारा अपने घर मिट्टी के तेल से जलने वाली ढिबरी की लौ के ऊपर एक परई अर्थात मिट्टी का बना छिछला कटोरा उठगा दिया जाता था, जिस पर करीब 1 घंटा बाद ढेर सारा गुल जम जाता। इस गुल को मिट्टी से ही बनी एक घरिया में घोल दिया जाता, जिसे पुचारा कहते थे। एक बड़ी शीशी को चुल्ला कहते थे, जिससे पोचारा लगाने के बाद पटरी को चुला जाता था। गिनती सीखने के लिए हर छात्र को अपने घर से पटसन के सूखे सफ़ेद डंठल को 1-1 फीट लंबा तोड़कर उसे लाल, पीले, हरे और नीले रंग में अलग अलग रंग कर स्कूल ले जाना पड़ता था। इन डंठलों को लग्गा या संठा कहा जाता था। लेखन पठन सामग्री के रूप में पहली कक्षा में मेरे पास यही सामान यानी एक लकड़ी की पटरी, एक घरिया दुधिये का घोल, एक नरकट की कलम, एक भर की पोचारा और एक चुल्ला और रंग बिरंगे लग्गे थे, किंतु कोई किताब नहीं थी। इन्हीं सामानों के साथ शुरू हुई मेरी चिट्ठी पढ़ने लायक क्षमता प्राप्त करने वाली युगांतकारी शिक्षा। मुंशी जी श्याम पट पर अक्षर लिखते और सभी बच्चों को पटरी पर वैसा ही लिखने को कहते। शुरू में डर के मारे नरकट पकड़ते ही हाथ कांपने लगता था और लिखने के लिए हर कोशिश असफल हो जाती थी। और ऊपर से मुंशी जी की चमरकिट वाली गाली इतना भय पैदा कर देती कि अंततोगत्वा मैं स्कूल जाने के नाम पर रोने चिल्लाने लगता था। पिताजी मुझे ऐसे अवसरों पर पीटते हुए स्कूल ले जाते थे और साथ में यह भी कहते, स्कूले ना जइबा तो चिट्ठिया के पढ़ी। किंतु मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए कक्षा के अन्य बच्चों की अपेक्षा मैं काफ़ी देर से क ख ग घ लिखना सीख पाया।
वह भी साथ पढ़ने वाले एक छात्र संकठा सिंह की सहायता से। संकठा सिंह मेरे गांव के पूरब में करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित बारी गांव के एक बड़े क्षत्रिय जमींदार के बेटे थे। उनकी उम्र भी मेरे ही बराबर करीब 5-7 की थी, किंतु वे बहुत ही समझदार थे और दयालु स्वभाव के थे। वे बहुत जल्दी लिखना सीख गए थे। उस समय स्कूलों में भी छुआछूत का प्रचलन बहुत ज़्यादा था और सवर्ण छात्र प्रायः दलित छात्रों से नहीं मिलते घुलते थे। किंतु संकठा सिंह अपवाद थे। वे हमेशा मुझसे घुल मिल कर रहते थे। उन्होंने ही मुझे एक तरह से मजबूर करके लिखना सिखाया था। मेरे लिए कक्षा 1 में संकठा सिंह मुंशी जी से कहीं ज़्यादा सफल शिक्षक सिद्ध हुए। वे बड़े अधिकार के साथ मुझे बार बार लिखवाने की कसरत कराते। पटरी पर लिखते लिखते जब दूधिया का घोल समाप्त होने लगता तो हम उसमें थोड़ा पानी इसी तरह पतली दूधिया को गाढ़ा बनाने मिला देते, जिससे वह पतली हो जाती। इसलिए अक्षर साफ नहीं बन पाते। संकठा सिंह ने इस पतली दूधिया को गाढ़ा बनाने के लिए कविता शैली में एक मंत्र सिखाया, जिसे वे मेरे साथ गाते थे। यह मंत्र था, ताले का पानी पताले जो, शेर भर दूधिया मोरे में आजो। संकठा सिंह के सिखाने के अनुसार हम इस तथाकथित मंत्र को गाते हुए अपने हाथ को दूसरे बच्चों के पास वाली दूधिया की घरिया की तरफ फैलाकर हवा में ही अंजलि बनाकर अपनी घरिया की तरफ वापस लाते। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती और पूरा विश्वास हो जाता कि अपनी दूधिया गाढ़ी हो चुकी होगी। यह मंत्र शीघ्र ही सभी बच्चे सीख गए। कभी कभी कुछ बच्चे आपस में इस बात पर खूब झगड़ जाते कि उनकी दूधिया मंत्र द्वारा दूसरे ने चुरा ली। बीच बीच में कुछ बच्चे मंत्र द्वारा दूधिया चोरी की शिकायत मुंशी जी से भी कर देते। फिर मुंशी जी का वही गालियों वाला स्वभाव तुरंत विस्फोटित हो जाता। चाहे जो भी हो, दूधिया गाढ़ा करने वाला मंत्र बच्चों के लिए एक अत्यंत मनोरंजक खेल था। इसी मंत्र को गाते गाते हम कक्षा 1 से 2 में पहुंचे। कक्षा 2 में मंत्र जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से 2 रुपये पास कराई, यानी पास कराने का घूस लिया था। यह 2 रुपया मुझे बड़ी मुश्किल से घर से प्राप्त हुआ। यह पस्कराई सभी अध्यापक लेते थे और जो बच्चा नहीं देता उसे फेल कर दिया जाता था। उस स्कूल में यह प्रचलन था कि हर अध्यापक को एक बेंच के छात्र को कक्षा 1 से 4 तक लगातार पढ़ाना पड़ता। 4 के बाद फिर वही क्रम कक्षा 1 से शुरू करना पड़ता था। कक्षा 5 को हमेशा हेडमास्टर जी पढ़ाते थे। इस तरह हमारे स्कूल में कुल 5 अध्यापक थे। मुंशी रामसूरत लाल के अलावा वंशी पांडे, हरि सिंह, बलराम सिंह और परशुराम सिंह हेडमास्टर। एक बार कक्षा 3 में मेरे घर वालों ने 2 रुपया पस्कराई देने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप मुंशी जी ने मुझे फेल कर दिया। यह खबर बाबू साहब बलराम सिंह को जब मालूम हुई तो उन्होंने मुंशी जी को बहुत डांटा। इसका एकमात्र कारण यह था कि मैं कक्षा 3 में पहुंचते पहुंचते उस स्कूल का सबसे तेज विद्यार्थी बन चुका था। विशेष रूप से गणित में मुझे बहुत रुचि थी। स्कूल में हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन अनेक खेल कूद में एक खेल गणित दौड़ की भी की जाती थी। इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थी का कक्षा 2 से 5 तक के होते थे। इसके लिए बच्चों को लगभग 100 गज की दूरी पर खड़ा करके गणित का एक टेढ़ा सवाल पूछा जाता था और जो बच्चा सवाल का उत्तर उस दूरी को तय कर सबसे पहले दौड़ कर देता उसे प्रथम पुरस्कार मिलता। इस प्रश्न का उत्तर हमेशा बिना किसी लेखन सामग्री का सहारा लिए सिर्फ ज़बानी देना पड़ता था, जिसे मेंटल कहा जाता था। मैं गणित दौड़ में हमेशा प्रथम आता था, जिसके कारण स्कूल के सारे अध्यापक मुझसे बहुत प्रसन्न रहते थे। यही कारण था कि मुझे कक्षा 3 में फेल करने पर बाबू साहब बलराम सिंह के डांटने पर मुंशी जी 1 महीना बाद पुनः पास करके कक्षा 4 में ले गए। किंतु हफ्ता 10 दिन में घूम फिरकर मुंशी जी 2 रुपया पस्कराई न पाने की शिकायत जरूर दोहराया करते थे। हकीकत यह थी कि उन दिनों मेरे जैसी परिस्थिति वाले बच्चों के लिए 2 रुपया जुटाना एक बड़ा संघर्ष था। मेरे घर वाले बड़ी नफरत के साथ कहते थे कि यदि पैसा ही देकर पास कराना होता है तो इसे पढ़ाने से क्या फ़ायदा। वे समझते थे कि मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, इसलिए इम्तहान में फ़ेल हो जाता हूँगा, जिसके कारण पस्कराई देनी पड़ती है।
वे यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यह पस्कराई एक प्रकार का घूस था जो हर किसी को देना पड़ता था, जिसका अच्छी खराब पढ़ाई से कुछ भी लेना देना नहीं था। यद्यपि उन दिनों भी सरकार ने दलितों की फीस माफ़ कर रखी थी, फिर भी हर महीने 2 पैसा हमें चुकाना पड़ता था। अन्य सभी सवर्ण छात्रों की प्रति माह चवन्नी थी। उस समय के भारत में वर्तमान मुद्राओं का प्रचलन नहीं था। रुपया आना तथा पैसा चलता था जो इंग्लैंड के शासनकाल के थे। सिक्के 1 पैसा, अधन्नी, एकन्नी, 2 अन्नी, 54, 58 और 1 रुपया के होते थे, जिन पर इंग्लैंड की रानी या राजा के चित्र बने रहते थे। कागज के नोट 1, 2, 5, 10 तथा 100 रुपए के होते थे। पैसे वाले सिक्के 2 प्रकार के होते थे। आजकल के 50 पैसे के सिक्के के बराबर तांबे का बना एक सिक्का होता था, जिसके बीच में एक बड़ा गोल छेद होता था, जिसे गांव में छेदहवा पैसा कहा जाता था, तथा दूसरा 1 पैसे वाला सिक्का आज के रुपए वाले बड़े सिक्के के बराबर तांबे का भी बिना छेद वाला होता था, जिसे डब्बल कहा जाता था। छेदहवा पैसों को करधनी में गूंथ कर जन्मजात शिशुओं को कमर में पहनाना दलितों के बीच बड़ा शुभ माना जाता था। इसी शुभ प्रक्रिया में चवन्नियों के एक सिरे में सोनार द्वारा हुक लगवाकर धागे की एक मोटी रस्सी में गूंथकर जंतर बनाकर बच्चों के गले में पहनाया जाता था। अधन्नी, एकन्नी तथा 2 अन्नी वाले सिक्के गिलट तथा अन्य चांदी के बने होते थे। 1 रुपये वाला चांदी का सिक्का आज के रुपए वाले सिक्के से काफ़ी बड़ा तथा मोटा वजनी होता था, जिस पर रानी विक्टोरिया का चित्र होता था। इस सिक्के को हमारे गांव के दलित बिस्टोरिया कहते थे। बुढ़िया, बूढ़े तथा व्यक्ति इसी बिस्टोरिया के सिक्कों को बचा बचा कर घर की ज़मीन में छिपा कर गाड़ देते थे। कभी कभी बिना बताए किसी को बताए ही ये व्यक्ति मर जाते थे। ऐसे सिक्के वर्षों तक ज़मीन में छिपे रहते थे। कभी कभी गाँव में अक्सर सुनने को मिलता था कि घर गिर जाने पर पुनः निर्माण के लिए नींव खोदते समय ये सिक्के मिट्टी की बनी हड़िया में मिल जाया करते थे। ऐसी हड़ियों में कभी कभी सोने चांदी के गहने भी मिलते थे। ऐसे ही छिपे हुए खजानों की तलाश के लिए गांव में उस समय रहने वाले ओझा और तांत्रिकों के चक्कर में कई व्यक्ति अपने बच्चों की बलि तक चढ़ा देते थे। इस तरह की खबरें आज भी कभी कभी अखबारों में मिल जाती हैं। मेरी बुढ़िया दादी के पास उक्त बिस्टोरिया वाले 37 सिक्के न जाने कितने वर्षों से पड़े हुए थे। दादी सिर्फ मुझे इनका रहस्य बताती थी। वह मेरे कान में ही धीरे धीरे अनेक बार कहती थी कि इन बिस्टोरिया को वही भूत द्वारा मारे गए दादाजी ने एक एक करके छिपाने के लिए दिया था। दादी यह भी बताती थी कि यह सब रंगरेजों यानी अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है। इन 37 बिस्टोरियों को दादी घड़े की आकृति वाले मिट्टी के बने छोटे से पात्र में, जिसे भरुकी कहा जाता था, में रखती थी। इस भरुकी को वह बहुत दिनों तक घर के कोने में गड्ढा खोदकर छिपाए थी। मैं जब 3री कक्षा में पढ़ रहा था, यानी सन 1957 में, तो दादी एक बार बीमार पड़ी। उसे बड़ा तेज बुखार था, जिसे वह जरहंस की बीमारी कहती थी। वह एक खुरपी लेकर ज़मीन खोदने लगी और मुझे दरवाजे पर खड़ा करके बाहर से किसी के आने के बारे में तुरंत बताने को कहा, ताकि खुदाई को कोई और न देख ले। अंततः गत्वा बिस्टोरिया से भरी एक वह छोटी सी भरकी मिल ही गई। उसने चुपके से मुझे गिनने को कहा। उसने फटे पुराने कपड़ों से हाथ से सिलकर बनाए गए बिस्तर जैसे लेवा कहा जाता है, उन पर बिस्टोरियों को एक एक करके एक जगह रख दिया तथा वह मुझे एक एक करके देती और मैं गिनता रहा। वह तुरंत अगली संख्या आने से पहले हर सिक्के को मेरे हाथ से लेकर उस भरकी में इतना धीरे से रखती ताकि उसकी खनक की आवाज़ ना आने पाए। इस प्रक्रिया में 37 की गिनती पूरी हुई। दादी 37 की संख्या को समझने में पूर्ण रूपेण असमर्थ थी। उसे बड़ी देर तक कुछ भी समझ में नहीं आया। वह बिल्कुल हैरान थी। दादी गिनती के नाम पर 1 से 10 तक अच्छी तरह जानती थी। इसके बाद वह सीधे 20, 30, 40, 50 और 100 को समझती थी, जिन्हें गिनने का उसका तरीका बड़ा रोचक था। वह 10 को 2 5, 20 को 2 10,
40 को 2 20, 50 को 2 20 और 1 10 तथा 100 को 2 50 कहती थी। किंतु 37 उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। बहुत मुश्किल से जब मैंने यह बताया कि 2 20 में 3 कम हैं, तब जाकर दादी को 37 की गुत्थी समझ में आई। वह उस भुरकी को एक पुराने चिथड़े में बांधकर उसी अपने लेव्या के नीचे सिर के पास रखकर हमेशा सोती थी। वह मुझसे लगभग रोज ही कहा करती थी कि पहले वह भुरकी मुझे दे देगी, इसलिए उसने मुझको चमरिया माई को कसम खिलाकर कहा था कि किसी को बताना नहीं। वह प्रतिदिन एक बार अवश्य ही उन बिस्टोरियों को मुझे फिर से उसी पुरानी प्रक्रिया द्वारा गिनने को देती और अंत में कहती, 2 20 में 3 कम हो ना। मेरे हाँ कहने पर वह उसे अत्यंत तृप्ति महसूस होती थी और फिर एक बार बोल पड़ती, किसी को बताना नहीं। दादी के इस अटूट प्यार और विश्वास ने मुझे बेहद भावुक बना दिया था और वह जब भी बीमार पड़ती मैं चिंताग्रस्त हो जाता। वह हरदम गांव की देवी चमरिया माई को धार पुजौरा की मनौती मनाती और घी से अगियारी करती और मैं वहीं बैठकर अक्सर मन ही मन मनाता रहता कि हे चमरिया माई, मैं भले ही मर जाऊं, मेरी दादी न मरे। दादी की संभावित मृत्यु की कल्पना मात्र से ही मैं एकदम उदास हो जाता और ऐसे समय उसका घुंटू मुंटू मुझे बहुत याद आता था। घुंटू मुंटू छोटे बच्चों को बहलाने का एक खेल होता था, जिसके तहत दादी लेटकर अपने दोनों घुटनों को मोड़कर मुझे बैठा लेती और झूले की तरह आगे पीछे झुलाते हुए एक छोटी सी काव्यमय कहानी कहती जाती। वह कहानी इस प्रकार थी, राजा रानी आवेली, पोखरा खो नावेली, पोखरा के तीरे तीरे इमली लगावेली, इमली के खोड़रा में 32 अंडा, रामचंद्र फटकारे डंडा, डंडा गयल रेत में, मछली के पेट में, कौआ कहे काँव काँव, बिलार कहे झपटो, आ लंगड़ी का टांग धर के रहरी में पटको, रहरी में पटको। यह कहानी खत्म होते ही दादी जोर जोर से लल्ला पल्ला करते हुए पैरों पर बिठाए हुए मुझे हवा में उछाल देती। इस घुंटू मुंटू के कथा खेल से छोटे बच्चों का बहुत मनोरंजन होता था। इसी तरह रोते हुए छोटे बच्चे को चुप कराने के लिए एक अत्यंत अति लघु कथा गाई जाती थी, जो इस प्रकार की थी, कड़ा कड़ा कौआ नेपाल के बेटौआ, नेपाल गईले दिल्ली, उठाए के ले ले पिल्ली, खुलावा हो कौआ। दादी इसे भी मुझे सुनाया करती थी। उसने ऐसा ही एक और खेल मुझे सिखाया था, जैसे अक्का बक्का कहते थे। इस खेल में 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे गोलाकार रूप से बैठते और अपने दोनों हाथों को सभी उंगलियों को नीचे की तरफ करके ज़मीन पर रख देते। कोई एक बच्चा अपनी मुट्ठी बांधकर सिर्फ तर्जनी उंगली को अन्य बच्चों की उंगलियों के उल्टे भाग पर लघु कथा के हर शब्द गान के साथ छूता जाता और जिसके ऊपर कथा का अंतिम शब्द समाप्त होता, उसे उसी क्रम में वही कथा दोहरानी पड़ती। यह कथा इस प्रकार है, अक्का बक्का 3 चलक्का, लौआ लाची चन्ना काठी, चन्ना में काबा, मकई कलावा, आवा हो बिलार, हमरे घर में गावा, घरवा में गावा। इन खेलों के अलावा दादी की एक आदत मुझे बहुत गहराई से याद आती थी। वह आदत थी, अमरूद तथा मिठाई जैसी चीज़ें जब भी घर में आती, दादी उनके कुछ हिस्से को ताखा में छिपा देती और बाद में मुझे खिलाती। इसी तरह जाड़ों के दिनों में कौड़ा तापते हुए वह आलू तथा ताज़ा मटर की छिम्मी भुना करती तथा अन्य बड़े बच्चों से छिपाकर सिर्फ मुझे ही खाने को देती। इधर धीरे धीरे दादी तेज बुखार के कारण मरणासन्न हो गई। घर में लोग विचार करने लगे कि कफन आदि की तैयारी करनी चाहिए। इसी बीच गांव में हिंगुहारा आया, यानी हींग बेचने वाला। उस हिंगुहारे की विशेषता यह थी कि दूर दूर फैले अनगिनत गांव में साल भर में सिर्फ एक बार जाता था और आवश्यकता अनुसार किसी को भी हींग देकर उसका नाम पता अत्यंत पुरानी बही में लिख लेता, फिर बिना शुल्क लिए वह वापस लौट जाता। इसके साल भर बाद उसी महीने के उसी दिन उस गांव में पुनः वापस आता और अपने पुराने ग्राहक के घर के सामने खड़ा होकर गाता और पैसे मांगता।
पैसा मांगने का यह तरीका बड़ा आकर्षक होता था। मान लीजिए कि वह जगलू नामक ग्राहक को साल भर पहले हींग देकर गया, तो उसके घर के सामने वह इस तरह गाता, हे जगलू का माई काम धाम बंद करा, हींग के पैसा खर्रा करा। यही शैली वह हर किसी के घर के सामने दोहराता। संयोगवश इसी शैली में गाते हुए हमारे घर के सामने पहुंचा। उस हिंगुहारे की आवाज़ दादी के कानों में पड़ी। दादी धीमी आवाज़ में घर वालों को उसका पैसा देने के लिए कहकर चुप हो गई। बीच वाले मुन्नर चाचा घर के मालिक होते थे। उन्होंने उसे पैसा दिया। उस हिंगुहारे ने उत्सुकतावश दादी के बारे में पूछा कि वह कहाँ है, क्योंकि हर बार वही पैसा देती थी। जब उसे पता चला कि दादी बीमार हैं, वह उसे देखने आया। उस हिंगुहारे ने मुन्नर चाचा से कहा कि दादी को तुरंत अस्पताल ले जाएं, अन्यथा मर जाएंगी। उस समय हमारे गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर बरहलगंज नामक छोटे से बाजार के पास एक 2 कमरे वाला छोटा सा अस्पताल था, जिसमें मात्र एक आधुनिक डॉक्टर होता था। यह डॉक्टर उस पूरे क्षेत्र में अंग्रेजी डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध था। यह पहला अवसर था जब हमारे घर वाले अंधविश्वास से ऊपर उठकर उस हिंगुहारे की सलाह मान लिए और दादी अस्पताल पहुंच गई। एक ढीली चारपाई, जिसे झिंगला कहते थे, के दोनों हिस्सों में मोटी डोर बांधकर उसे एक मोटे बांस की काड़ी में लपेटकर डोली की तरह बना लिया गया, जिस पर दादी को लिटाकर आगे पीछे 2-2 आदमी पालकी की तरह ढोते हुए अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने दादी को मोटी सुई लगाकर पीने के लिए शीशे के बड़े घड़े से निकालकर एक बड़ी शीशी में लाल घोल दिया तथा साथ में कुछ खुली हुई सफ़ेद टिकिया। दादी को उसी झिलंगे पर तुरंत घर वापस लाया गया और वह 3-4 दिन बाद ठीक होने लगी। उस समय मैं बहुत प्रसन्न हुआ था। दादी मरने से बच गई और बिस्टोरिया में भरी उस भुरकी को उसने कुछ दिन बाद पुनः जमीन में गाड़ दिया। भुरकी को गाड़ना शायद दादी के लिए नए सिरे से जीने का एक पुनरुद्घोष था। वह हिंगुहारा गांव की याद आने पर आज भी मुझे बहुत याद आता है। उसका नाम और पता कभी किसी को मालूम नहीं था। वह पूछने पर किसी को बताता भी नहीं था। वह धोती कुर्ता पहनता था और सिर पर गांधी टोपी लगाता था, थोड़ा टेढ़ा करके। उसकी बड़ी तोंद भी थी, इसलिए टोपी खूब फपती थी। वह देखने में पुराने कांग्रेसी नेता सीताराम केसरी के बड़े भाई जैसा लगता था। गांव के बच्चे पूरे साल शाम के समय किसी के घर के सामने उसी हिंगुहारे के गाने वाले लहजे में हींग का पैसा खर्रा करा गाकर भागते हुए सबका मनोरंजन करते थे। साल में जब भी एक बार वह गांव में आता, दर्जनों बच्चे उसके साथ होकर घर घर जाते और उसी हींग का पैसा खर्रा करा गाते हुए अति प्रसन्न होते। वह हाथ से सिली हुई छोटी बोरी नुमा टंगने वाली धोकरी कंधे पर लटकाए रहता। उसी में वह हींग तथा कुछ पुड़िया बांधने वाले कागज रखता। वसूले गए पैसों को भी वह उसी धोकरी में रखता था। उसकी यह जादुई धोकरी ठीक वैसी ही होती जैसी कि सारंगी बजाकर भजन गाते गांव गांव भीख मांगने वाले गेरुआधारी जोगियों की। ऐसा ही एक जोगी हमारे गांव में साल भर में सिर्फ एक बार आता था। वह भीख लेने के लिए पहले बड़ी सुरीली आवाज़ में गाता तथा सारंगी बजाते हुए पूरे गांव की चारों तरफ से फेरी लगाता, फिर बारी बारी से भीख स्वीकार करता। यह जोगी भी उसी हिंगुहारे की तरह बहुत लोकप्रिय था। एक जोगी हमारे गांव में भी रहते थे। जाति से वे नोनिया थे। वे गेरुआधारी नहीं थे और न ही भीख मांगते थे। उन्हें लोग राशन आदि पहुंचा देते थे। वे एक सफ़ेद धोती या लुंगी कमर में लपेटकर दोनों खूंटों को आर पार करके गर्दन के ऊपर बांध लेते थे। इसके बाद वे इसके अलावा और कुछ नहीं पहनते थे। उनकी लंबी लंबी दाढ़ी तथा सिर पर बड़े बड़े बाल थे। हाथ में वे हमेशा पानी से भरी एक तुमड़ी रखते थे। तुमड़ी सूखी लौकी की जगनुमा टंगने वाली बनी होती है, जिसे साधुओं का पात्र कहा जाता था। वे हमारे गांव के बाहर उत्तर दिशा के घने जंगल में झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनके हाथ में एक लोहे का बड़ा चिमटा भी होता था। वे किस देवता के पुजारी थे यह किसी को मालूम नहीं था। घने जंगल के सुनसान में अकेले रहते हुए उनका फक्कड़ों जैसा अत्यंत निर्भीक जीवन था। उन्हें लोग जोगी बाबा के रूप में जानते थे, किंतु उनका असली नाम रामजीत था।
गांव के लोग अंदाज़ा लगाकर कहते कि जोगी बाबा भूत पूजक थे। वे हमारी दलित बस्ती में हफ्ते में सिर्फ एक बार आते और किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते। उनकी सबसे बड़ी एक अति रोचक विशेषता यह थी कि उनके सामने जिस किसी भी व्यक्ति के मुंह से जो पहला शब्द निकलता था, वे उसी शब्द के से 3 सतर वाली कविता तत्काल बनाकर एक विचित्र स्वर शैली में गाने लगते। जैसे किसी के मुंह से निकल गया जोगी बाबा, वे तुरंत गाने लगते, जैसन कहत बाड़ा जोगी वैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ ससतिया साहब राम, बड़ ससतिया साहब राम। इसी प्रकार किसी के मुंह से निकल पड़ा आंधी आ रही है, जोगी बाबा गाते, जैसन कहत बाड़ा आंधी वैसन मारल गईले गांधी, बड़ ससतिया सहबाराम, बड़ ससतिया सहबाराम। किसी के मुंह से दवा शब्द निकला तो जोगी बाबा गाते, जैसन कहत बाड़ा दावा वैसन चलत बाड़ी हवा, बड़ ससतिया सहबाराम, बड़ ससतिया सहबाराम। इस तरह वे हाजिर जवाब काव्य के एक अति कुशल कवि थे तथा हजारों शब्दों को इस विधा में तत्काल पलटने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। जोगी बाबा कभी गद्य में बात नहीं करते थे। शायद उनके जैसा सारी दुनिया में न कोई हुआ है और न होगा। इस जोगी बाबा की तरह एक अन्य शैली वाला व्यक्ति उसी अस्पताल वाले वहरलगंज के बाजार में रहता था। उसका नाम था बंकिया डोम। बंकिया डोम का परिवार पैसे से बांस के फट्टे चीरकर टोकरी, चंगेरी, डाल, मौनी, करुई, चिट्टा, दौरी आदि बनाकर बाजार में बेचता था। उसके घर में सूअर भी पाले जाते थे। बंकिया डोम सिंघा नामक वाद्य बजाने में अद्वितीय था। सिंघा को ही संस्कृत साहित्य में तूर्यनाद कहते हैं। बंकिया डोम स्वयं काले लोहे के पतले पत्थर को 3 भागों में अलग अलग गोल गोल मोड़कर सिंघा बनाता था। फिर तीनों को 3 टेढ़े मेढ़े हिस्सों में जोड़कर अंग्रेजी भाषा में एस अक्षर वाली आकृति खड़ी कर देता था। उसका यह सिंघा करीब 4 फीट ऊंचाई वाला होता था, जिसमें रस्सी बांधकर वह बंदूक की तरह कंधे में लटका कर चलता था। फरमाइश करने पर वह किसी जगह पर मुंह से फूंक कर बजाने लगता। रात के सन्नाटे में उसके सिंघा की आवाज़ किसी गांव के आसपास के कई गांवों तक सुनाई देती थी। वह उस क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में मशहूर था तथा देखने में बिल्कुल करिया भुजंग लगता था। उसके कंधे पर टंगा हुआ सिंघा आधा बैठे आधा खड़े फण फैलाए सांप की तरह लगता था। वह उस क्षेत्र में तमाम गांवों में के सभी प्रमुख लोगों को जानता था। जब भी किसी गांव में किसी व्यक्ति के यहाँ विवाह या मृत्यु भोज जैसे अवसर आते, बंकिया डोम बिना किसी निमंत्रण के वहाँ अपना सिंघा बजाता पहुँच जाता। उस समय ऐसा लगता कि मानो वह युद्ध की तैयारी के लिए रणभेरी बजा रहा हो। हकीकत भी यही थी। वह भोजन के लिए युद्ध नहीं करता था। वह बैठकर खाता कम था, झोले में भरता ज़्यादा था। इसलिए कई बार घरैता जिसके घर में समारोह होता उससे लड़ जाते थे। यदि किसी ने उसे झोला भरने से मना कर दिया, वह तुरंत वहाँ से चल देता और अत्यंत तेज गति से फूंक मारकर सिंघा बजा बजा कर रात के सन्नाटे में एक गांव से दूसरे गांव में जाता और घरैता का नाम लेकर चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कहता कि उस गांव का आदमी अत्यंत कंजूस, टुकड़खोर, चोर, भुक्कड़, मक्खीचूस, भिखमंगा, सरहंग, बेदिल आदि आदि न जाने क्या क्या है। बंकिया डोम के सिंघा का संगीतीय ध्वनि के साथ उक्त विश्लेषणों द्वारा चरित्र चित्रण का विद्रोही तरीका किसी को भी रातों रात घृणा का पात्र बना देता था। लोग उसके विद्रोह के इस तरीके से बहुत घबराते थे। इसके उल्टे यदि कोई उसे अच्छी तरह खिला दे और झोला भी भरने दे तो बंकिया डोम ठीक उसी शैली में सिंघा बजाते हुए उस गांव से दूसरे गांव में जाता और एक अच्छे घरैता का नाम लेकर चिल्लाता कि अमुक गांव के अमुक व्यक्ति ने खूब खिलाया और वह व्यक्ति बड़ा धनवान, दिलेर, दयालु, भलमानस, राजा हरिश्चंद्र जैसा आदि आदि है। इस तरह वह रात भर के अंदर अनेक गांव का चक्कर लगाता था। उसके सिंघा की युद्धोन्मादी ध्वनि अक्सर सोए हुओं को जगा देती थी। लोग अविलंब समझ जाते कि बंकिया डोम को या तो किसी ने भूखा रखा है या किसी ने खूब खिलाया है। वह हमारे गांव भी अक्सर आया करता था, कभी खाने और कभी तारीफ करने या फिर किसी की धज्जियाँ उड़ाने। मैंने बंकिया डोम जैसे तुरमची कहीं नहीं देखा।
उस हिंगुहारा की तरह कई अन्य भी वैसे ही गांव में आते जाते थे, जैसे पटहारा जो शीशा, कंघी, सुई, डोरा, टिकुली तथा मिसी बेचने आता था, चूड़िहारा जो चूड़ियाँ बेचता था, और कपड़हारा जो कपड़े बेचता था। ये सभी कुछ न कुछ अजीब स्वरों में गाते हुए ही घर घुमनी करते हुए अपना सामान बेचते थे। सभी का अपना अपना व्यापारिक संगीत था। यहाँ तक कि कभी कभी जादूगर आता, वह भी अपना डमरू बजाते हुए संगीतमय वार्ताओं में जादू के करतब दिखाता। अपने बंदर बंदरिया के साथ मदारी वाला भी वैसा ही करता। और जब कभी बाइस्कोप वाला आता, वह गा गा कर सारी दुनिया ही दिखा देता था। और जब बाइस्कोप की अंतिम स्लाइड हावड़ा पुल दिखाता तो जोर जोर से गाने लगता है, मारे गुंडन कै नजरिया गुरिया हावड़ा पुलवा पर ठड़ी। तो गांव के बच्चे झूम उठते। एक खास बात यह थी कि सिर्फ कपड़हारा को छोड़कर पैसों के बदले अनाज देकर अन्य फेरी वालों से सामान खरीद लिया जाता तथा जादू तमाशा या बाइस्कोप देख लिया जाता था। हमारी दलित बस्ती में बहुत गरीबी थी। पैसा देकर कुछ खरीदना बड़ा मुश्किल पैदा कर देता था, इसलिए सब कुछ अनाज देकर ही लिया जाता था। घर में डिबरी जलाने के लिए मिट्टी के तेल से लेकर मिर्च मसाला तक अनाज देकर ही खरीदा जाता था। परिणाम स्वरूप अधिकतर दलितों के घर खाद्यान्नों की चक्रीय कमी हमेशा प्रस्तुत होती रहती थी। खास करके बरसात के दिनों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती थी। शुरू में जब तेज बारिश से कट चुकी फसलों वाली खेतों में पानी भर जाता तो उनके अंदर बिल बनाकर रहने वाले हजारों चूहे डूबते हुए पानी की सतह पर ऊपर आ जाते। गांव के बच्चे तरकुल या खजूर के पत्तों से बनी झाड़ू लेकर उन चूहों पर टूट पड़ते थे तथा उन्हें मार मार कर ढेर सारा घर लाते। मैं भी अन्य बच्चों के साथ टिन की बाल्टी तथा झाड़ू लेकर जाता और झाड़ू से चूहों को मार मार कर बाल्टी भरकर जाने पर उन्हें घर लाता। इन चूहों को पहले घर के लोग रहट्ठा यानी अरहर का डंठल जलाकर उस पर खूब सेंकते थे। इस तरह चूहों के बाल बिल्कुल जल जाते थे। इसके बाद उन्हें साफ करके बोटी बोटी काट दिया जाता, फिर मसाला डालकर उसका मांस पकाया जाता था, खाया जाता था। इस तरह के मैदानी चूहों का मांस बहुत स्वादिष्ट होता था। उन बरसाती कड़की के दिनों में इस प्रकार के चूहे जब तक उपलब्ध रहते, सभी दलित दाल सब्जी के बदले उन्हीं से गुजारा करते थे। बरसाती मछलियां भी उस गरीबी में बड़ी राहत पहुंचाती थी, किंतु वे कुछ देर से नदी नालों में उपलब्ध होती थीं। जहां तक चूहों का सवाल है, वे जौ और गेहूं की बालियां अक्सर काटकर खेतों में ही अपनी गहरी गहरी बिलों में ढेर सारा जमा कर लेते। गांव में मेरे जैसे बच्चे उन बिलों को खोदकर उससे बालियां निकाल लाते थे। एक एक बिल में 1 से लेकर 2 किलो तक अनाज निकल जाते थे। चूहों के बिल से निकली हुई बालियों को मुस्कैल कहा जाता था। इन्हें बेचकर हम लोग कौड़ियाँ खरीदकर चिब्भी यानी एक तरह का जुआ खेलते थे। इमली का चिया भी बना खरीदते थे जो जुआ के ही काम आता था। बरसात में एक बड़ी समस्या यह उत्पन्न हो जाती थी कि लगातार पानी बरसते रहने के से सबकी झोपड़ियाँ या खपरेल के घरों की बडेरों पर छज्जों से अनेक जगहों पर पानी चूने लगता था। रात भर लोग एक पतेली या पतेला इधर तो दूसरा उधर, कहीं लोटा किसी तरफ तो कोई थाली, और रखकर टपकते हुए पानी को भर भर कर घरों से बाहर फेंकते रहते थे। प्रकृति की यह करतूत उस गरीबी में भिगो भिगो कर मारती थी। यह सब बड़ा बुरा तथा उबाऊ लगता था। लोग दिन के समय अपने घरों के ऊपर चढ़कर कोई थपुआ इधर सरकाते तो कोई उधर। फिर भी टपकने की समस्या पूर्ण रूप से दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। जाड़े के दिन खाने पीने के मामले में धान की फसल तथा गन्ना तैयार होने से काफ़ी हितकारी होते थे, किंतु रातें बड़ी कष्टदायी होती थी। हमारा संयुक्त परिवार बहुत बड़ा था, किंतु घर में एक भी रज़ाई या कंबल नहीं था। वैसे भी आज घर में कपड़ों की कमी हमेशा रहती थी। मेरे पिताजी पूरी धोती कभी नहीं पहनते थे। वे एक ही धोती के 2 टुकड़े करके बारी बारी से पहनते। ओढ़ने का कोई इंतज़ाम न होने से गांव के लगभग सारे दलित रात भर ठिठुरते रहते। हमारे घर में सोने के लिए जाड़े के दिनों में घर की फर्श पर धान का पुआरा अर्थात पुआल बिछा दिया जाता था। उस पर कोई लेवा या गुदड़ी बिछाकर हम धोती ओढ़कर सो जाते। इसके बाद मेरे पिताजी पुनः ढेर सारा पुआल हम लोगों के ऊपर फैला देते, फिर स्वयं सोकर अपने ऊपर भी वैसा ही कर लेते थे।
जाड़े में ऐसी दुर्दशा पर सवेरा होते ही दलित बच्चे धूप में बैठकर गाते, अर्जुन भीम नकुल सहदेवा ओढ़त लुगरी विधवत लेवा। जाड़ा भगाने के लिए हम सभी बच्चे एक और गाना गाते थे, दऊ दऊ घाम कर सुगवा सलाम कर तोहरे बलक वन के जड़वत हो। इस तरह हमारी जाड़े की रातें कट जाती थी। वे दिन आज भी जब याद आते हैं तो मुझे लगता है कि मुर्दों सा लेटे हुए हमारे नीचे पुआल, ऊपर भी पुआल और बीच में कफन ओढ़े हम सो नहीं रहे, बल्कि रात भर अपनी अपनी चिताओं के जलने का इंतज़ार कर रहे हों। चाहे जो भी हो, उन दारुण दिनों में भी ग्रामीण जीवन के हर अंग में व्याप्त संगीतीय ध्वनि, चाहे वह उस हिंगुहारे या पटहारे या चुड़िहारे की हो, या फिर उस जोगी बाबा की सारंगी या तुकबंदियों की, या कि उस तुमरची बंकिया डोम के युद्धोन्मादी सिंघे की, इन सब के सहारे हंसते हुए दरिद्रता की धज्जियाँ उड़ाने में हमें बड़ी राहत की अनुभूति होती थी। इसी दौरान हमारे घर वालों की उस युगांतकारी मनोकामना के साकार होने का अवसर तब प्रस्तुत हुआ जब खाकी टोपी और वर्दी पहने घुंघरों में लिपटे हुए भाले वाली लाठी को जमीन पर पटकते हुए अंग्रेज़ों के ज़माने वाला डाकिया चिरैया कोट थाने से विभिन्न गांवों की डाक लेकर हमारी दलित बस्ती में बड़े रुतबे के साथ दाखिल हुआ। उसे देखकर बच्चे अक्सर पुलिस समझकर डर के मारे घर में छिप जाते थे। उस दिन वह हमेशा की तरह जोर की हाँक लगाता हुआ चिल्लाया, सुभगिया कौन है? चिट्ठी आई है। दलित बस्ती में चिट्ठी किसी की भी हो, वह हमेशा चौधरी का घर होने के नाते हमारे घर उन्हें रखकर चला जाता था। मेरे वही अति गुस्सैल नग्गर चाचा ने उस चिट्ठी को सुभगिया के घर ले जाने के लिए कहने से पहले मुझसे कहा, तनी पढ़ के देख तरे, पढ़ी सकत हुए कि ना। यह घटना सन 1957 के जाड़ों की ही है। जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था, मैंने धीरे धीरे पोस्टकार्ड पर लिखी आधी चिट्ठी पढ़ दी। यह पहला अवसर था जब वे मुझसे बेहद प्रसन्न होकर मेरा हाथ पकड़े स्वयं सुभगिया के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में जो भी मिलता उससे वे बोलते, हाई अब चिट्ठिया पढ़ी ले था। सुभगिया हमारी बस्ती में रहने वाली जलंधर नामक बूढ़े दलित की जवान बेटी थी। वो बड़ी सुंदर थी। कुछ माह पूर्व उसका गौना विश्राम नामक एक ऐसे युवक के साथ हुआ था जो कलकत्ता के सियालदह स्टेशन के आसपास घोड़े की तरह खींचने वाले ठेला रिक्शा चलाता था। इस ठेले को बंगाल में टाना रिक्शा कहते हैं। वह इधर से उधर टाना रिक्शा में यात्रियों को बैठाकर दौड़ते हुए गंतव्य स्थल तक पहुंचाया करता था। विश्राम गांव के कुछ अन्य मजदूरों के साथ कलकत्ता के शाम बाजार नामक मोहल्ले में किराए की एक बाड़ी में रहते थे, जिसे वे अपना बासा भी कहते थे। वहीं से वह चिट्ठी आई थी। नग्गर चाचा ने चिट्ठी सौंपते हुए सुभगिया के पिता जलंधर से मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, यही से पढ़वा लिया, ये पढ़ी लेला। यह कहकर नग्गर चाचा चले गए। इसके बाद थोड़ी सकुचाती हुई सुभगिया मुझसे अलग से ले जाकर धीरे से बोली कि ओहर चली के चिट्ठिया पढ़ द बाबू। उसकी झोपड़ी के पिछवाड़े एक बड़ा नीम का पेड़ तथा उससे सटी घनी बसवार थे। वहीं वह मुझे ले गई और चिट्ठी पढ़ने को कहा। उसके नाम से आई यह पहली चिट्ठी पूरी पढ़ी जाने के बाद उसके लिए एक दुर्दांत दुखांत और मेरे लिए एक आपदा सिद्ध हुई। गनीमत थी कि यह दुखांत आपदा कुछ घंटों तक ही सीमित रही, अन्यथा कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। हुआ यह कि वह चिट्ठी कलकत्ते से आने वाली किसी भी अन्य चिट्ठी की तरह एक ही जैसे वाक्य से शुरू होकर अन्य समाचारों के साथ समाप्त हुई थी। पारंपरिक शब्दावली में चिट्ठी की पहली पंक्ति थी, श्री सोस्ती स्वरूप माँ जो खत हालचाल अच्छा बताने के अलावा आवश्यकता की चीज़ों की चाहत के बारे में लिखवा कर बैरन चिट्ठी भेज देना तथा आने वाले जेठ के महीने में गांव वापस आकर सुभगिया को कलकत्ता ले जाने आदि की बातें लिखी हुई थी। किंतु चिट्ठी की अंतिम दो पंक्तियों को सुनते ही सुभगिया पर कहर टूट पड़ा और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मैं बिल्कुल डर गया। उसका रोना सुनकर बूढ़े जलंधर बिटिया बिटिया कहकर दौड़ पड़े। वहाँ भीड़ जमा हो गई। न मैं कुछ बता पा रहा था, न रोने के अलावा कुछ सुभगिया। कई औरतें मेरे हाथ में चिट्ठी देखकर ताना मारने लगी, हाई बड़का पढ़वैतिया भइल हो, न जाने का पढ़ी देले, वो रोए रोए के बेहाल हो गए।
मेरे हाथ से चिट्ठी छीनकर जलंधर ब्राह्मणों के टोले की तरफ दौड़े ताकि कोई चिट्ठी को ठीक से पढ़कर सुना दो। वास्तव में हुआ यह था कि नई शादी हुई थी। विश्राम को कलकत्ता में अपने क्षेत्र के किसी युवक ने एक प्यार मोहब्बत वाली 2 लाइन शायरी में लिख कर दी थी, जिसे मैंने ही भी थोड़ा रुक रुक कर पढ़ा। बिल्कुल सही था। उस चिट्ठी के अंत में लिखा था, लिखता हूँ खत खून से स्याही न समझना, मरता हूँ तेरी याद में जिंदा न समझना। यही सारी शायरी सुनकर सुभज्ञा ने समझ लिया कि उसके पति विश्राम अब जिंदा नहीं है। बाद में जलंधर के पीछे पीछे दलित बस्ती की कई औरतें सुभज्ञा को चुप कराते हुए राम मूरत पांडे के घर गईं। पांडे ने हंसते हुए सबको समझाया और शायरी में छिपे मर्म का रहस्य खोला। तब जाकर मामला शांत हुआ, अन्यथा सुभज्ञा के साथ कोई अनहोनी अवश्य हो जाती और मैं एक सिद्धस्त अपशकुन के अलावा और कुछ और न बन पाता। सन 1957 का यह भारतवर्ष भारत के लिए 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के चलते बहुत चर्चा में था। पहली घटना भारत का दूसरा आम चुनाव था तथा दूसरी थी सन 1857 के गदर की 100वीं वर्षगांठ। जिस समय आम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही थी, उस समय बड़े कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। हमारे घर के मुख्य दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था तथा उसके करीब 40 फीट की दूरी पर एक छोटा बरगद का पेड़ था। नीम के पेड़ के नीचे जाड़ों में प्रतिदिन चैला जगाकर कौड़ा तापा जाता था। गांव के पास के जंगल में रोज पलाश के हरे पेड़ों की डालियां काटकर उन्हें टांगा से चीरकर चैला बनाया जाता था। पलाश को ओदा यानी कच्चा चैला बड़ी तेजी से जलता था तथा जलते समय उसमें से पतले लाशा के रूप में एक तरल पदार्थ पिघलने लगता था जो आग में घी की तरह काम करता था। पलाश के जलने की प्रक्रिया को देखकर दलित बच्चे एक पंक्ति का गाना बार बार गाते रहते थे, जो इस प्रकार है, ओदा कांच जरे परासा, ओदा कांच जरे ओदा कांचा जरे परासा, ओदा कांचा जरे परासा। इस कौड़े के चारों तरफ गोल चक्कर में मेरे पिता के सारे भाई तथा दलित बस्ती के अनेक लोग बैठकर आग तापते थे और वहीं घंटों गांजा का दौर चलता रहता था। वहाँ मेरी पुरानी नौकरी रस्सी की गांठ जला जलाकर गांजे की चिलम में भरना भी जारी रहता था। रात का खाना खाने के बाद गांव के करीब दर्जन भर प्रमुख ब्राह्मण रोज हमारे घर के सामने उस जलते हुए कौड़े के चारों तरफ बैठ जाते थे और वे चुनाव पर चर्चा शुरू कर देते थे। हमारे क्षेत्र में तमाम ब्राह्मण उस समय की 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक थे। हमारे गांव के ब्राह्मण को भी कांग्रेस के ही समर्थक थे। उन्हें ये अच्छी तरह मालूम था कि मेरे सबसे बड़े चाचा बाहर गांव के चौधरी हैं, इसलिए वे सारे दलित उनके ही कहने पर किसी पार्टी को वोट डालेंगे। ब्राह्मणों के मुखिया यमुना पांडे थे। उनके नेतृत्व में ब्राह्मणों का जत्था चुनाव संपन्न होने के 1 दिन पहले तक प्रचार के दौरान रोज उसी कौड़े पर आकर कांग्रेस को वोट देने के लिए कहता था। उस समय हमारे जिले आजमगढ़ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत जोर था तथा अधिकतर दलित कम्युनिस्ट उम्मीदवारों को वोट देते थे। मेरे पिताजी अत्यंत धार्मिक होने के कारण हमेशा पूर्वोक्त बाबा हरिहर दास से पूछकर धार्मिक उम्मीदवारों को ही वोट देते थे। मुन्नर चाचा जवाहरलाल नेहरू के भक्त थे और वे कांग्रेस को तथा घर गांव के अन्य लोग प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को वोट देते थे, जिसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उसके उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह झोपड़ी था। गांव के दलित अधिकतर झोपड़ी में ही रहते थे, इसलिए उन्हें इससे अपनत्व की अनुभूति होती थी। मुन्नर चाचा गांव के पश्चिम में स्थित अमठा गांव के मुरली सिंह नामक एक क्षत्रिय के यहाँ अक्सर जाते आते रहते थे। मुरली सिंह अमठा के मुखिया थे तथा उनके यहाँ गांजा बिकता था, अतः मुन्नर चाचा की इसी कारण उनसे काफ़ी दोस्ती हो गई थी। अमठा के एक वकील थे जो रोज आजमगढ़ करीब 18 मील दूर साइकिल से कचहरी आते जाते थे और वे शहर के देश की उड़ती पुड़ती खबरें लाया करते थे। मुन्नर चाचा मुरली सिंह की गांजा दोस्ती के परिणाम स्वरूप उनके माध्यम से काफ़ी खबरें लेकर आते और रात में कौड़ा तापते समय सबको बताते। गांव के ब्राह्मण भी उनसे ही कई खबरों को जान पाते थे। अतः मुन्नर चाचा हमारी बस्ती के असली राष्ट्रीय नेता हो गए थे। राजनीति में सभी उनका लोहा मानते थे। कौड़ा के पास चुनाव के दौरान ब्राह्मणों के साथ गांजा की महफिल जमी रहती थी और मैं रस्सी की गांठ जलाते उनकी सारी बहसें ध्यान लगाकर सुनता रहता था। दूसरे दिन ये सारी बातें स्कूल जाकर अन्य बच्चों को बताता था। बच्चे मुझसे कहते, ये बड़ा गप्पी हुए,
ऐसे ही एक दिन मुन्नर चाचा ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू रूस से सीख कर गए हैं कि अब भारत में समूही खेती होगी और सब कमाई सब खाई। नेहरू जी कारखाना खोलिए, आप 5 साल में एक बेर योजना बनाई है। पहले हकबट हुई, फिर चकबट। उनकी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, खास करके समूही खेती। बरसों बाद जब हाई स्कूल में गया तो समूही खेती का भेद सामूहिक खेती के रूप में मैं समझ पाया, किंतु उस समय हकबट और चकबट तथा सब कमाई सब खाई बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया था, तथा यह भी कि यह सब रूस की देन है। यह मेरे जीवन की एक अति विशिष्ट घटना थी, जब मैं जाने या अजाने में समाजवाद तथा सोवियत संघ से 8 वर्ष की उम्र में ही प्रभावित हुआ था। मेरे पिताजी प्राय कहा करते थे, अधपिटवा खाना बिरही बोल किसी के लिए सहना मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थितियों में से गुजरने वाले वातावरण में हकबट तथा सभी कमाएंगे सभी खाएंगे इतना ज़्यादा मेरे दिल को छू गए थे कि मैं आने वाली सारी ज़िंदगी में समाजवादी तथा सोवियत संघ का अंधभक्त बना रहा। इसी चुनाव के दौरान हमारी दलित बस्ती में एक दिन आजमगढ़ के 2 कम्युनिस्ट नेता चंद्रजीत यादव और सुरजन राम पार्टी के लिए आ गए। हंसिया गेहूं की बाली वाली छोटे छोटे छपे हुए लाल कार्ड वे बच्चों को बांट रहे थे। एक मुझे भी मिला और मैंने सकुचाते हुए एक कार्ड मांग लिया। उन्हें पाकर मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि मानो हकबट हो चुका हो। साथ ही सुरजन राम, जो स्वयं आजमगढ़ के एक प्रख्यात दलित नेता थे, ने मेरे घर के सामने वाली दीवार पर गेरू से एक विशाल हंसिया चिन्ह पर चढ़ी गेहूं की बाली का चित्र बनाकर सबके सबसे पार्टी को वोट देने की अपील की और पास वाले गांव में चले गए। मैं रोज़ सुबह शाम दीवार पर उस निशान को सामने खड़ा होकर देखता रहता। साथ ही उन दोनों कार्डों को हमेशा कुर्ते की पॉकेट में रखता और दिन में 50 बार निकालकर बड़े गौर से हंसिया बाली के निशान देखता रहता। इस प्रक्रिया में महीनों बाद वे दोनों कार्ड फटकर अस्तित्व ही विहीन हो गए। इन कार्डों के विलुप्त हो जाने पर मुझे बहुत दुख हुआ था और यह दुख उस समय और भी गहरा हो गया जब सुरजन राम द्वारा उस दीवार पर गेरू से बनाए हंसिया बाली का निशान तेज बारिश के कारण धुल गया। इस दौरान हमारे गांव में कोई 15 मील दूर सोढ़री गांव का सनई नामक दलित, जो शिवनारायण पंथ वाले मुनेश्वर चाचा का चेला था और बॉम्बे की किसी सूती मिल में काम करता था, वह गुरु से मिलने हमारे घर आया। उसने बताया कि लाल झंडे वाला एक नेता डंगरिया है, जो मजदूरों की हड़ताल कराकर मालिकों की नाक में एकदम फैर करा दिया है। उसी का संगी नमरिया है, वह भी बड़ा फैरबाज है। मैं वर्षों बाद समझ सका कि वह डांगे को डंगरिया और नंबूदरी पाद को नमरिया कहता था। सनई द्वारा इस वर्णन ने भी न सिर्फ मेरे अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति असीम लगाव पैदा किया, बल्कि डांगे के प्रति भक्ति भाव भी। इसका आगे का भाग मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी। धन्यवाद।